हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ओके। एंड इस एमिशन स्पेक्ट्रम के थ्रू क्योंकि वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस या हमको मल्टीपल लाइट के फॉर्म में मिलती है, जो कि एक प्रिज्म से पास करने पे हमको मिलती है, ओके स्टूडेंट्स। तो जब यहाँ पे क्या किया था एग्जैक्टली स्टूडेंट्स कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया था, ओके। एंड उस डिस्चार्ज ट्यूब में जब हाइड्रोजन गैस को भरा गया एंड उस हाइड्रोजन गैस से भरी हुई डिस्चार्ज ट्यूब में जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की गई तो वहाँ से हमको कुछ लाइट्स निकलते हुए दिखी, ओके, कुछ रेज निकलते हुए दिखी। तो उस स्पेक्ट्रम को बोला गया बेसिकली एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओके। तो आज की इस वीडियो में यही इन डेप्थ में कवर करेंगे। तो चलिए समझते हैं क्या होता है ये। तो वही चीज़ है स्टूडेंट्स की जो हाइड्रोजन एटम है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लीनियर स्पेक्ट्रम का, या आप इसको बोल सकते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ओके। तो पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी कवर किए हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। जब स्पेक्ट्रम जो है हमको सेपरेट लाइन्स के फॉर्म में मिलते हैं उस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, ओके। तो इस चीज़ के लिए बोला गया है कि जब भी आप अगर लीनियर स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो हर जगह जो ये हाइड्रोजन एटम है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। अब यहाँ पे होता क्या है स्टूडेंट्स की एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, वो भी बहुत लो प्रेशर पे, ओके। एंड इस डिस्चार्ज ट्यूब में से फिर इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो पास कराया जाता है। तो जब इस डिस्चार्ज में जहाँ हाइड्रोजन गैस भरी हुई है एंड उसमें से जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करते हैं तो वहाँ से हमको रेड कलर की लाइट जो है वो दिखाई देती है, ओके। रेड कलर की लाइट हमको दिखाई देती है। एंड जब इस लाइट को हम पास कराते हैं एक प्रिज्म के थ्रू, ओके, इस लाइट को हम पास कराते हैं एक प्रिज्म के थ्रू तो हमको एक डेफिनिट फोटोग्राफ मिलता है या एक डेफिनिट स्पेक्ट्रम मिलता है फोटोग्राफिक प्लेट पे, ओके। फोटोग्राफिक प्लेट पे हमको क्या दिखता है, हमको एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम मिला है वो हाइड्रोजन गैस की वजह से या हाइड्रोजन एटम की वजह से हमको देखने को मिला है, ओके स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं ये जो हमको स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मिला है तो ये स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, बट हमको जो ये स्पेक्ट्रम मिलता है ये लाइंस के फॉर्म में मिलता है, ओके। एंड ये बोल सकते हैं आप कि हमको यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम यानी कि बहुत सारी लाइंस जो हैं वो देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हम देख रहे हैं ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसका मतलब वो लाइन स्पेक्ट्रम होने वाला है, ओके। एंड यहाँ पे हमको क्लियर लाइंस दिखाई देती है, ओके। एंड ये बहुत सारी लाइंस दिखाई देती है, इस वजह से इस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब आगे समझते हैं। अब यहाँ पे जब साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च की है तो वहाँ से कंक्लूजन समझ में आया कि हाइड्रोजन एटम के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ओके। तो जब इसके एमिशन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया गया तो वहाँ पे हमको बहुत सारी लाइंस देखने को मिली फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो क्वेश्चन आता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन था तो वहाँ पे बहुत सारी जो हमको लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम देखने मिली वो क्यों मिली? ऐसा इसलिए क्योंकि बोर मॉडल के अकॉर्डिंग जो साइंटिस्ट बोर ने एक एटॉमिक मॉडल दिया था जिसको हम बोलते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल, उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बहुत सारे सर्कुलर पाथ जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल या ऑर्बिट या शेल, ओके। अब यहाँ पे इसके पहले कि मैं आगे आपको इस कंसेप्ट पे लेके जाऊं कि स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम किस तरीके से काम करता है, तो पहले वो बोर का एटॉमिक मॉडल में समझाना चाहता हूँ, ओके। तो चलिए देखते हैं वो क्या होता है। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास कोई एक एटम है, उस एटम का ये हो गया न्यूक्लियस। क्या हो गया ये हो गया न्यूक्लियस। मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन एटम का ही न्यूक्लियस है, ओके। यहाँ पे मतलब कि प्रोटॉन भी है एंड न्यूट्रॉन भी है। अब यहाँ पे क्या होता है, बोर के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने ये चीजें बोली कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो पर एक एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पे मल्टीपल सर्कुलर पाथ होते हैं जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। बहुत सारे ऐसे सर्कुलर पाथ होते हैं जिसको आप ऑर्बिट भी बोलते हैं, ओके, या आप इसको शेल भी बोलते हैं। अब इस चीज को समझिए। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मल्टीपल शेल्स तो हमारे पास अवेलेबल हैं इस हाइड्रोजन के एटम के लिए। आई एग्री कि यहाँ पे हालांकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, यही एक इलेक्ट्रॉन है जो कि हमारे पास अवेलेबल है इस हाइड्रोजन एटम के केस में। अब देखिए पॉइंट क्या है
तो बोर साइंटिस्ट ने यही बोले थे कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है हमको मल्टीपल पाथ मिलते हैं जो कि सर्कुलर शेप में होते हैं, जिसको आप शेल बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, या फिर एनर्जी लेवल भी आप इनको बोलते हैं। ओके, तो इससे पहले कि आगे बढ़ूं तो आपको पता होगा कि जो पहला शेल है उसको के बोलते हैं, फिर एल होता है, फिर एम होता है, फिर एन होता है। इनको एक नेमिंग दी गई है। जो पहला ऑर्बिट है, जो पहला शेल है या जो पहला एनर्जी लेवल है, इसको बोलते हैं के, सेकेंड वाले को एल, फिर एम एंड देन एन। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, जब हम इस एटम को, मान लीजिए हमने इस एटम को जो है ना हीट किए, गर्म किए, ओके, क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में बताए थे, जहाँ पे हमने बताया था कि लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लो प्रेशर पे गैस भरते हैं, ओके, एंड उसको बुनसन बर्नर से उसको गर्म करते हैं, याद है आपको। तो गर्म करने से क्या होता है, वहाँ पे लाइट एमिट होती है। तो मान लीजिए अगर हम उस डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहे हैं मतलब वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट देखने मिलेगा, ओके। तो इससे होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी फिक्स होती है, यानी कि इस ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनके पास एक फिक्स एनर्जी होगी। अच्छा, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि मान लीजिए एक एटम का न्यूक्लियस है, ओके, एंड इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो पहला शेल आपको दिख रहा है, ये इस पहले शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सभी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी जो है सेम होगी। अब सेकेंड वाले शेल के पास जो भी इलेक्ट्रॉन है उनके पास जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी इससे, लेकिन सेकेंड शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, उन सभी के पास एनर्जी सेम होगी, क्योंकि इनको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल, ओके। अब होता क्या है, जब किसी एटम को हम हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, यानी कि कुछ एनर्जी दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करके हायर एनर्जी लेवल पे शिफ्ट कर जाता है। यानी कि इसमें एक और चीज़ है, जो ये फर्स्ट ऑर्बिट है इसकी जो एनर्जी होगी वो कम होगी, इससे ज़्यादा एनर्जी इसकी होगी, इससे ज़्यादा एनर्जी इसकी होगी, इससे ज़्यादा एनर्जी इस वाले शेल की या ऑर्बिट की होगी। तो देखिए जैसे ही हमने इसको गर्म किया तो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से एनर्जी गेन किया, एनर्जी लेकर के वो एक्साइट हो गया, ताकत आ गई उसके बाद, बहुत एक्साइट हो गया, वो एक्साइट होकर के वो नेक्स्ट ऑर्बिट में, नेक्स्ट पाथ में चले गया, ओके, नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे चले गया। तो सीधी सी बात है, यानी कि अगर यहाँ से उसको एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करके एक्साइटमेंट की कंडीशन पे वो चले गया यहाँ पे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है, एक जो कंसेप्ट है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो स्टेबल रहना चाहता है, ज़्यादा परेशान होना नहीं चाहता है। तो हर इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो अपने न्यूक्लियस के पास में रहे, हर इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, वो अपने न्यूक्लियस के पास में रहे, ओके, एंड वो स्टेबल रहे। जो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिली है वो बहुत समय तक रखना नहीं चाहता है। तो वो क्या करता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पहले इस ऑर्बिट में चले गया, ओके, एंड कुछ समय बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है वापस वो इस ऑर्बिट में जब आएगा अपने पुराने ऑर्बिट पे, तो क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो क्या होगा, ये इसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो एनर्जी रिलीज कर देगा। एनर्जी कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, ओके, इतना क्लियर है क्या। अब यहाँ पे क्या होता है, जब एनर्जी यहाँ पे रिलीज करके हो जाएगा तो हमको यहाँ पे जो है रेडिएशन यानी कि लाइट देखने को मिलती है। तो बार बार हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इस पे जाए वापस आ जाए, फिर इस पे जाए फिर वापस आ जाए। तो ये चीज़ हो रही है, इस वजह से इस हाइड्रोजन एटम में भले ही एक इलेक्ट्रॉन था बट उसकी वजह से हमको मल्टीपल लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिले। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब इसके अलावा मैं एक और कंसेप्ट बताना चाहूँगा कि जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ यहाँ से नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे जा सकता है। अगर वो चाहे तो इसके फिर इसके आगे भी बढ़ सकता है। वो कितनी एनर्जी कंटेन कर रहा है, वो कितनी एनर्जी ऑब्टेन कर रहा है, वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपने जब उसको हीट किए तो उसको यहाँ से कितनी एनर्जी मिली। अगर उसको बहुत एनर्जी मिली तो डायरेक्टली भी क्या कर सकता है, लास्ट वाले ऑर्बिट या जितने भी ऑर्बिट पे आगे जहाँ तक जा सकता है वो जा सकता है। ये कुछ कंसेप्ट थे बोर के एटॉमिक मॉडल के। चलिए वापस हम चलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम पे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के पास जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंटिन्यूअसली मूव करता है फर्स्ट एनर्जी लेवल पे, जो कि हमने आपको बताया था फर्स्ट ऑर्बिट शेल को ही हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल पे, ओके, जिसको हम के शेल भी बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, ये जैसे ही एनर्जी को गेन करता है, ओके, क्योंकि हम उसको हीट कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं उसमें से, तो ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी को गेन करने के बाद एक्साइट हो जाता है और वो हायर शेल में जिसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा है
वहाँ चले जाता है इस लोअर शेल से, यानी कि लोअर शेल से हायर शेल में चले जाता है। ओके, यानी जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होता है कुछ समय के बाद कम बैक करता है, वापस आ जाता है अपने ग्राउंड लेवल पे। हालांकि ये जो स्टेप है लोअर लेवल एनर्जी लेवल से हायर लेवल एनर्जी लेवल पे जाने की, ये बहुत सारे स्टेप्स में होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बार बार जाता है आता है जाता है आता है, इस वजह से जो है यहाँ पे हमको बहुत सारे लाइंस का ग्रुप जो है मिल जाता है, एंड इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको समझ में आनी चाहिए, अब यहाँ पे जो हमको लाइन स्पेक्ट्रम देखने मिल रहे हैं, ओके, जो लाइन स्पेक्ट्रम आपको देखने मिल रहे हैं, इनको एक पर्टिकुलर नाम भी दिया गया है। ये कैसे हुआ, क्या नेमिंग हुआ, ये सब इन डेप्थ में बताएंगे। पहले इन समरी डायग्राम देख लो कि इस डायग्राम में जहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन्स हैं, इसको बोला गया लाइमन सीरीज, या इसमें बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन है वो, यानी इनको रीजन भी नाम दिया गया है। सेकेंड जो हमको मिला ये बाल्मार सीरीज है, या इसको विजिबल रीजन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पास्टन सीरीज, जिसको हम इंफ्रारेड रीजन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया ब्रैकेट सीरीज, जिसमें हम इंफ्रारेड रीजन ही देखते हैं। एंड लास्ट इज पी फोन्ड सीरीज, जो कि इंफ्रारेड रीजन में ही आता है। अब ये हमको जो डायग्राम है, जो हम लाइन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, वो क्यों मिला, इसके पीछे का सेंस क्या है, पूरी कहानी को चलिए समझते हैं। ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये वो एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिसको हमको समझना है इस टॉपिक के अंदर। पर उसके पहले ये कैसे हमारे सामने आया, पहले उसको देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमको कुछ सीरीज देखने मिली इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। ओके, एंड जिनको पर्टिकुलरली एक नेम दिया गया उनके डिस्कवरर के बेस पे, यानी कि जिसने उसको डिस्कवर किया, यानी कि जिस साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया उनके बेस पे, उन साइंटिस्ट के नेम के बेस पे उन सीरीज को भी कुछ नाम दिया गया। तो टोटल जो है 5 सीरीज हमको देखने मिली उन साइंटिस्ट के नेम पे, जो कि हमने अभी 1 बाय 1 देखे भी थे, जो कि बाल्मर 1885 में दिए, फिर पास्टन आई, ओके, पास्टन सीरीज आई 1896 में, लाइमन सीरीज आई 1915 में, ब्रैकेट सीरीज आई 1922 में, एंड पीफोन सीरीज आई 1925 में। ओके, तो एग्जैक्टली क्या है स्टूडेंट्स, इन 5 सीरीज को हम इस डायग्राम से भी समझने वाले हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, कहानी को समझते हैं। इसमें जो ये ग्राफ दिख रहा है आपको, इस ग्राफ में जो ये दिख रहा है इस साइड पे, ये आपको दिखा रहा है उसके एनर्जी लेवल्स को। एनर्जी लेवल्स आप बोल सकते हैं ऑर्बिट को, या आप उसको बोलते हैं शेल को, या फिर बोल सकते हैं सर्कुलर पाथ को, जहां पे उस एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वापस बता दूं मैं कि ये क्या है, एनर्जी लेवल्स है या फिर नंबर ऑफ शेल्स है। अब देखिए मान लेते हैं सबसे पहला शेल ये है। ओके, एक न्यूक्लियस के पास कितने शेल यहाँ पे डायग्राम में दिखाए गए हैं, 8 शेल। ये फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, 6 7 8, इस टाइप से हमारे पास हम इस डायग्राम में 8 शेल्स ले रहे हैं, 8 एनर्जी लेवल ले रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आनी चाहिए स्टूडेंट्स। सबसे पहली चीज, जो ये एनर्जी शेल है वो किस तरीके से होते हैं डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले गैप बहुत ज्यादा होता है, फिर गैप कम होता है, फिर और कम होता है, फिर और गैप कम होता है, और गैप कम होता है, यानी कि उनकी एनर्जी के जो ऑर्डर है वो धीरे धीरे फिर कम होना स्टार्ट हो जाता है, यानी उनका जो बीच का गैप है वो कम हो रहा है। एंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उनकी ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो इसमें क्या बोला गया है स्टूडेंट्स, मान लीजिए, ओके, मान लीजिए जैसे कि अभी हमने डायग्राम में देखे थे कि ये हमारे पास जो डायग्राम दिया हुआ है इसको पहले समझते हैं। मान लीजिए हमारा एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में, वो इस फर्स्ट ऑर्बिट पे है। ओके, ये फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पे गया, एंड सेकेंड ऑर्बिट से फिर कहाँ गया, फर्स्ट ऑर्बिट पे। तो ये सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आ सकता है, तो ये रेडिएशन दिखा रहे हैं हम आपको। ओके स्टूडेंट्स, फिर थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे भी आ सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट से सेकेंड पे गया, सेकेंड से थर्ड पे गया, तो वापस थर्ड से कहाँ आएगा, फर्स्ट पे, तो थर्ड से कहाँ आएगा, फर्स्ट पे, फोर्थ से फर्स्ट पे, 5 से 6 से 7 से 8 से, इस टाइप से हमको एक सीरीज देखने मिली। एंड इस सीरीज को नाम दिया गया लाइमन सीरीज। क्या नाम दिया गया, लाइमन सीरीज। एंड ये जो आपको लाइंस दिख रही है, लाइंस क्या है, ये रेडिएशंस हैं उस लाइट की जो हमको दिखाई देती है। जो हमको लाइट दिख रही थी ना रेड कलर की, तो वो कलर है ये बेसिकली रेडिएशंस, इस एरो के थ्रू हम दिखा रहे हैं, जिनकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है, शॉर्ट है। ओके, तो एग्जैक्टली क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये वेवलेंथ है जो कि रेडिएशन की वेवलेंथ है। ओके, यानी ये है बेसिकली लाइट रेडिएशन, उसको हम इस लाइन के थ्रू दिखा रहे हैं। तो ये जो हर बार क्या हो रहा था, जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट से या फर्स्ट एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल्स पे जा रहा था एंड वहां से वापस आ रहा था, तो उससे जो हमको सीरीज मिली
जो उससे हमको स्पेक्ट्रम मिला, उस स्पेक्ट्रम की जो सीरीज होती है उसको बोला गया लाइमन सीरीज। ओके, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया किसी दूसरे एटम पे, जहां पे मान लीजिए ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है सेकेंड ऑर्बिट पे। कहाँ है वो? सेकेंड ऑर्बिट पे है इलेक्ट्रॉन, एंड ये इलेक्ट्रॉन थर्ड पे गया, थर्ड से फिर सेकेंड पे आया, यानी कि सबको कहाँ वापस आना है? सेकेंड पे। थर्ड से सेकेंड, फोर्थ से सेकेंड, फिफ्थ से सेकेंड, सिक्स से सेकेंड, सेवन सेकेंड, एट से सेकेंड, यानी कि इससे भी हमको एक सीरीज मिली। एंड इसको जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनका नाम था बाल्मर, तो उसके नेम पे उनके नेम पे ये नाम रखा गया बाल्मर सीरीज। ओके, फिर वापस से जब थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व किया गया बाय द साइंटिस्ट पास्चन, उनको भी इसी टाइप से एक सीरीज मिली जिसको नाम दिया गया पास्चन सीरीज। ऐसे ही फिर ब्रैकेट सीरीज मिली, एंड लास्ट में पीफुंड सीरीज मिली फॉर द एनर्जी लेवल 5। तो इस तरीके से इन चीज़ों को डिस्कवर किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है क्या? चलिए आगे देखते हैं। तो वही सब चीज़ें हमने देखी स्टूडेंट्स। ओके, अब आगे क्या कंसेप्ट है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिडबर्ग। ओके, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिडबर्ग। उन्होंने 1890 ईयर में एक इक्वेशन दी है, एंड उस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते थे उन वेवलेंथ को, या फिर जितने वेव्स जनरेट हो रहे हैं ओके उस स्पेक्ट्रम में, उसको हम काउंट कर सकते थे हाइड्रोजन एटम के लिए। यानी कि स्टूडेंट्स, इस हाइड्रोजन एटम में जो हमको डिफरेंट सीरीज देखने को मिली, ओके, इस डिफरेंट सीरीज में कितनी वेवलेंथ है या कितनी वेव नंबर्स हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन दिया साइंटिस्ट रिडबर्ग ने इन द ईयर ऑफ 1890। अब वो इक्वेशन क्या था? वो इक्वेशन था ये वाला। ओके, इस इक्वेशन में ये जो आप देख रहे हैं न्यू बार को ही हम बोलते हैं एग्जैक्टली वेव नंबर या फिर वेव लेंथ, या इसी को हम बोलते हैं 1/λ। ओके, तो इस चीज को समझिए। इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिए न्यू बार इज इक्वल टू RH इन द ब्रैकेट ऑफ 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इतना क्लियर है क्या फॉर्मूला? अब डेफिनेट सी बात है, ये RH क्या है, N1 क्या है, N2 क्या है, डाउट होंगे, मैं बता रहा हूँ वन बाय वन। RH क्या है? RH क्योंकि साइंटिस्ट रिडबर्ग थे, उन्होंने अपने नाम से कांस्टेंट दे दिए RH, दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट, एंड हर कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू होती है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स की गई 1.09678 इंटू 10⁵ पर सेंटीमीटर। ओके, क्यों ऐसा पर सेंटीमीटर? क्योंकि वेव नंबर का जो SI यूनिट होती है वो होती है पर सेंटीमीटर। ओके, इतना क्लियर है क्या? अब क्वेश्चन आता है कि N1 क्या है एंड N2 क्या है। तो किसी भी एक सीरीज के लिए जब हम कोई भी एक सीरीज पिक कर रहे हैं मान लीजिए, तो उस सीरीज के लिए जो N1 है एक कांस्टेंट है, जबकि N2 जो है वो चेंज होता है। ओके, अब N1 चेंज है का मतलब क्या है? जिस ऑर्बिट पे वो वापस आ जाता है, यानी कि करंट पोजीशन। ओके, यानी कि घूमता है इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट से सेकेंड ऑर्बिट पे गया, ठीक है, सेकेंड से कहाँ गया, फिर फर्स्ट पे आया। तो N1 जो है, जो उसका बेस है, जो उसका घर है, जो होम है, वो N1 उतना नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट पे है। एंड N2 जो है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि 1 से 3 पे भी जा सकता है, 1 से 4 पे भी जा सकता है, 1 से 5 पे, 1 से 6 से, 1 से 7 पे कहीं भी जा सकता है। तो N1 जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्बिट है जहां पे वो फिक्स है, उसका कांस्टेंट है, फिक्स है। लेकिन N2 जो है वो बार बार क्या होता है, चेंज हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब हम बात करें लाइमन सीरीज के लिए, तो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ का था, फर्स्ट शेल का था। ओके, एंड वो उस फर्स्ट शेल से सेकेंड में या थर्ड में या फोर्थ या फिफ्थ शेल में जा सकता था। एंड इसी तरीके से यहाँ पे इस लाइमन सीरीज के लिए N1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, लाइमन सीरीज के लिए N1 क्या हो जाएगा, 1। लेकिन N2 क्या हो सकता है, वो कहाँ कहाँ जा सकता है, 2 3 4 5 6 7 8। तो इस फॉर्मूले के बेस से कैलकुलेशन किए गए, एंड उस कैलकुलेशन की एक टेबल बनाई गई। चलिए उस टेबल पे देखते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमको 5 सीरीज देखने मिली। फर्स्ट वाज लाइमन सीरीज, सेकंड वाज बाल्मर, थर्ड वाज पास्चन, फोर्थ वाज ब्रैकेट एंड फिफ्थ वाज पीफुंड। ओके, ये 5 सीरीज थी। इन पांचों सीरीज से हमको एक रीजन देखने मिला। जो लाइमन सीरीज था वो अल्ट्रावायलेट का रीजन था। बॉल्मर सीरीज का जो रीजन था वो था विजिबल रीजन था, जहां हम देख सकते हैं जिन रेस को। थर्ड जो पास्चन सीरीज के लिए रीजन था वो था नियर इंफ्रारेड, लगभग इंफ्रारेड ही था। ब्रैकेट के लिए इंफ्रारेड था, एंड पीफुंड के लिए फार इंफ्रारेड था। ओके, अब हम बात करते हैं इनमें N1 एंड N2 की वैल्यू क्या हो सकती है। तो लाइमन के लिए N1 विल बी 1, बट N2 विल बी 2 3 4 5 6 7 8।
बार्मर के लिए N1 विल बी 2 एंड N2 क्या हो सकता है 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही पास्टन के लिए N1 क्या होगा 3, N2 क्या होगा 4 5 6 7 8। ब्रैकेट सीरीज में क्या हो जाएगा N1 4 एंड N2 क्या हो जाएगा 5 6 7 8। ऐसे ही पीफून के लिए क्या होगा N1 5 एंड N2 क्या हो जाएगा 6 7 8। एंड इस तरीके से इन वैल्यूज के बेस पे N1 एंड N2 पे वैल्यू पुटअप किया गया एंड उससे नंबर ऑफ वेव या फिर वेव नंबर या फिर वेव लेंथ को आइडेंटिफाई किया गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था कंसेप्ट स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।